नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है, नेक्स्ट पेपर फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग आज स्टडी करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि सेमेस्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, इसमें 5 यूनिट डिसाइड की गई हैं, 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इसमें पहले और दूसरे यूनिट में स्ट्रेस, स्ट्रेन और फ्लूइड का फ्लो है। ये जो पहला यूनिट है उसमें है स्ट्रेस और उसके कंपोनेंट्स, स्ट्रेस एट पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर इसके बाद में स्ट्रेस के इन्वेरिएंट्स क्या होते हैं, एंड इसके बाद में स्ट्रेन स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेन के जो हैं पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, और स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये हम लोग फर्स्ट यूनिट में स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं नेवियर्स स्टोक्स इक्वेशन, जिसमें मोशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, यानी फ्लूइड का मोशन हम लोग कितने तरीके से हो सकता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। इसी में आता है एनर्जी इक्वेशन। इसी में आता है कि जब फ्लूइड फ्लो होगा, क्योंकि विस्कस फ्लूइड होगा अगर, तो विस्कोसिटी के कारण उसमें कुछ ना कुछ फ्रैक्शन लगेगा। तो जो फ्रैक्शन लगेगा जिसकी वजह से फ्लूइड में कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी। तो इसी पे आधारित एक टॉपिक है डिस्पिएशन ड्यू टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के कारण जो फ्लूइड मोशन में डिस्पिएशन होगा, कमी होगी, उसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है वोर्टिसिटी इक्वेशन। ये हम लोग पढ़ लेंगे तो सेकेंड यूनिट हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी। और थर्ड यूनिट इसी तरह से है। थर्ड यूनिट में क्या है, इसमें फ्लो है। फ्लो कितने टाइप से हो सकते हैं, अगर हम दो प्लेट्स ले लें, दोनों प्लेट्स को आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। सपोज दैट दो प्लेट हम ले लेते हैं, ठीक है। एक प्लेट ये ले लेते हैं, एक मिनट। सपोज दैट ये कोई प्लेट, ठीक है, दिख रहा है ये प्लेट, और हमने कोई एक प्लेट ये ले लिया। तो दोनों कॉपी हैं ये, ठीक है। ये दो प्लेट देख सकते हैं आप, दो प्लेट इस तरह से बंद कर देते हैं, इस तरह से ये दो प्लेट। अब इन दो प्लेट के बीच में फ्लूइड क्या होगा, फ्लो होगा। इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में फ्लूइड फ्लो होगा। अगर दोनों प्लेट को स्टे कर दें तो फ्लूइड जो फ्लो होगा उसमें क्या चेंजेस आएंगे। अगर इसको हम वेरी कराएं, एक प्लेट को वेरी कराएं और एक प्लेट को स्टे कर दें, तो जो फ्लूइड में चेंजेस आएंगे वो क्या होंगे। और अगर हम दोनों प्लेट को वेरी कराएं तो फ्लूइड में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अब अब जो प्लेट हैं, तो दोनों प्लेट को, या तो एक प्लेट को इस डायरेक्शन में, एक प्लेट को इस डायरेक्शन में, यानी दोनों प्लेट को अपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, और दोनों प्लेट को सेम डायरेक्शन में भी हम लोग फ्लो करा सकते हैं। तो विभिन्न टाइप के, विभिन्न प्रकार से हम लोग फ्लो को पढ़ेंगे, जिसमें जो एक प्लेट को स्टे कर दे, दूसरे को अगर मूव कराएं, तो उस फ्लो को हम लोग कहते हैं कॉटी फ्लो। और पोसाइल फ्लो में क्या होता है, जब दोनों प्लेट क्या होती है, मूविंग होती है। एक बार जो अभी देखेंगे उसमें जो होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इस तरह से प्लेन पोसाइल फ्लो आएगा। फिर उसी में एवरेज वेलोसिटी हम लोग पढ़ेंगे, उसी में वॉल्यूम फ्लो पढ़ेंगे, एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप की फ्लो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का जो छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो
एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसका, और उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं। 1 मिनट, ये शायद सारा यहाँ पे दे दिया गया है, इसको ऊपर कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, बस 1 मिनट रुकिए, देख लेते हैं। चलिए, आ जाता है तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। ये यहाँ से, ये देखिए यूनिट फर्स्ट यहाँ से हम लोग की स्टार्ट है। चलिए, तो विस्कस फ्लूइड एंड फ्लो, विस्कस विस्कस फ्लूइड एंड फ्लो, यूनिट फर्स्ट। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हिच create internal resistance during the motion. Fluid which have viscosity, yes, are called viscous fluid. Fluids having zero viscosity are called non-viscous fluid. यहाँ पे क्या बताने का इनका मतलब है कि ये सपोज दैट यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक, तो हम जानते हैं कि विस्कोसिटी क्या होता है। यहाँ से आपको दिखा देते हैं, अगर ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है और फ्लूइड के जो ये लेयर्स हैं, ये सारी सपोज दैट इसकी लेयर्स पतली, इन लेयर्स के बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में, इन सारे लेयर्स के बीच में एक तरह का फ्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा? फ्रैक्शन, फ्रिक्शन, ठीक। इस फ्रिक्शन को ही हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। और अगर इस फ्लूइड में इस तरह का फ्रैक्शन हो रहा है, उस फ्रैक्शन वाले फ्लूइड को कहेंगे विस्कस फ्लूइड, ठीक। और अगर इसमें फ्रैक्शन नहीं लग रहा है, फ्रैक्शन लेस है, यानी विस्कोसिटी लेस है, तो उसे कहेंगे नॉन विस्कस फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग कि विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी जो है वो फ्लूइड जब फ्लो होता है उसके बीच में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के बीच जो फ्रैक्शन लगता है, उस फ्रैक्शन को हम लोग, जब वो फ्लूइड फ्लो होता है उसमें फ्रैक्शन लगता है, उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी अगर फ्लूइड में लग रहा है तो उसे हम कहेंगे विस्कस फ्लूइड, अगर नहीं लग रहा है तो उसे क्या कहेंगे? नॉन विस्कस फ्लूइड। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल हनी, वाटर, मरकरी आर विस्कस फ्लूइड, यहाँ से विस्कस फ्लूइड। एंड एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर इज कंसिडर्ड एज नॉन विस्कस फ्लूइड। तो एयर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा? नॉन विस्कस फ्लूइड होगा। फिर रियल एंड आइडियल फ्लूइड, इस तरह से। इसके बाद आता है रियल फ्लूइड क्या होता है? विस्कस फ्लूइड्स आर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि viscous fluids are also called real fluid and non-viscous fluid are called ideal fluid. In Newton's law of viscosity, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? न्यूटन ने विस्कोसिटी के लिए एक लॉ दिया था, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। इन्होंने क्या कहा? F अपॉन ए, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, इट मीन्स द प्रेशर, force upon unit area is directly proportional to del u upon del y. It means velocity upon distance. It is velocity and distance. इन्होंने ये बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। सो F अपॉन A इज इक्वल टू, अगर ये इसके प्रोपोर्शनल होगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ पे म्यू जो है ये क्या है? यहाँ पे म्यू जो है ये विस्कोसिटी
विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ठीक। इस तरह से F अपॉन A इज इक्वल टू म्यू डेल U अपॉन डेल वाई। इसको अगर हम लिमिटिंग केस में ले लें, तो अगर लिमिट जब ले लेंगे तो F अपॉन A इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो ये जो है केस, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ से इसका मात्रक निकाल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर क्यों? क्योंकि पर यूनिट टाइम हो रहा है, पर यूनिट टाइम, ठीक। चलिए, इसके बाद आता है स्ट्रेस। सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं बिकॉज ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। जस्ट मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। इट मीन्स कलर, पेज कलर में जाएंगे और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, थोड़ा डार्क ही कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इतना ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो गया हम लोग का। इसके बाद में हम लोग आते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, ठीक। स्ट्रेस सब, मान लीजिए कि ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक। यहाँ पे छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट ले रहे हैं, एक फ्लूइड एलिमेंट पॉइंट। इस पॉइंट पे हमने कुछ फोर्स लगाया, फोर्स की डायरेक्शन में एन कैप हमने ले लिया जो कि नॉर्मल है, यानी फोर्स लगाया। तो और इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, सपोज ये डी एस है इसका एरिया, यानी फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग कहेंगे स्ट्रेस। इसे हम टाउ से कहते हैं, यानी इसको हम इसे लिख देते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे स्ट्रेस, ठीक। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट डी delta S be the small rigid plane area measured at a point P in viscous fluid as shown in figure. Let delta Fn is the surface force exerted by the moving surrounding fluid on one side of the surface ds. Let n cap be the unit normal vector of the surface force. Delta Fn is generated due to the surrounding pressure, normal direction, force and resistance force, tangential direction due to viscosity. Clearly, for non-viscous fluid, delta Fn will be the pressure force stress at point P is denoted by tau is equal to delta Fn upon delta S is equal to dFn upon ds, limiting case पर। Stress is tensor quantity of order 2। So इस तरह से हमने यहाँ पे किया, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने कैसे किया इसको हम लोग देख लिए। जस्ट अ मिनट, ये क्या हो रहा है, ये तो कलर कर रहा है, चलिए ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये इस तरह से एक्सट्रूड मूविंग, इस तरह से इन्होंने किया, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने क्या किया कि एक फॉर्मूला एवेल्युएट किया इन्होंने कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसका हमने फ्लूइड एलिमेंट ले लिया। अब आपको थोड़ा समझा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है शायद। चलिए, हाँ, इन्होंने क्या किया यहाँ पे, ये देख लीजिए। इन्होंने क्या किया, फ्लूइड एलिमेंट ले लिया, इसमें इन्होंने एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया, उस पर एक पॉइंट पी ले लिया। पी पॉइंट पर इन्होंने फोर्स एक ले लिया जो कि एफ एन है, नॉर्मल एन कैप ले लिया, नॉर्मल एन कैप। सो क्योंकि एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन में इसका
एक्सिस है, तो तीनों डायरेक्शन में इस फोर्स का कंपोनेंट होगा। इट मीन्स एफ एन, डेल्टा एफ एन इज इक्वल टू डेल्टा एफ एन एक्स आई कैप प्लस डेल्टा एफ एन वाई जे कैप प्लस डेल्टा एफ एन जेड के कैप। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, तीनों डायरेक्शन में हमारा फोर्स कंपोनेंट होगा। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने तीनों डायरेक्शन में फोर्स कंपोनेंट ले लिया। इस तरह एफ एन डेल्टा एफ एन इज इक्वल टू डेल्टा एफ एन एक्स आई कैप प्लस डेल्टा एफ एन वाई जे कैप प्लस डेल्टा एफ एन जेड के कैप। इस तरह से इन्होंने ले लिया। ठीक, फिर इन्होंने क्या किया कि नाउ डिवाइडेड बाई डी एस, डी एस से इन्होंने डिवाइड कर दिया, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी पूरे इक्वेशन को डी एस से डिवाइड कर दिया। तो अब फोर्स अपान एरिया क्या होता है, फोर्स अपान एरिया होता है स्ट्रेस यानी टाउ। अब यहाँ से आ जाएगा टाउ एन एक्स आई कैप प्लस टाउ एन वाई जे कैप प्लस टाउ एन जेड के कैप। तो यहाँ से ये जो टाउ एन एक्स कमा टाउ एन वाई कमा टाउ एन जेड आर स्ट्रेस components along x y z direction respectively। ठीक, ये हुआ, तीनों डायरेक्शन में मैंने दिखा दिया। तो अब क्या होगा, मैंने दिखा दिया। फिर टाउ एन एक्स, टाउ एन एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि एन जो है एक्स ये सरफेस एरिया को डिनोट करता है और ये फोर्स डायरेक्शन डिफाइन करता है। ठीक, तो यहाँ से टाउ एन एक्स क्या हो जाएगा, टाउ एन एक्स 1 मिनट, टाउ एन एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स एक्स कामा टाउ एक्स वाई कामा टाउ एक्स जेड। इसी तरह से टाउ एन वाई फिर टाउ एन जेड, तो कहेंगे टाउ एक्स वाई कामा टाउ एक्स वाई वाई कामा टाउ एक्स ओ सॉरी जेड वाई। यस, फिर यहाँ से टाउ एक्स जेड कामा टाउ वाई जेड कामा टाउ जेड जेड। इस तरह से ये कितने कंपोनेंट आए, 9 कंपोनेंट। एंड इट कैन बी रिटन एज, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, टाउ एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड टाउ वाई एक्स टाउ वाई वाई टाउ वाई जेड टाउ जेड एक्स टाउ जेड वाई टाउ जेड जेड। ठीक, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो डायगोनल कंपोनेंट है इसके, ये टाउ एक्स एक्स टाउ वाई वाई टाउ जेड जेड और नॉर्मल और या तो नॉर्मल हम कहेंगे और या तो जस्ट मिनट, इसे या तो नॉर्मल कहेंगे या फिर डायरेक्ट स्ट्रेसेस कहेंगे, उसे हम नॉर्मल या डायरेक्ट स्ट्रेसेस कहेंगे। तो इस तरह से ये हो गया। सो जो डायगोनल एलिमेंट होंगे यानी टाउ एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ वाई वाई और टाउ जेड जेड, ये माइनस पी के इक्वल होंगे। कब कब इक्वल होंगे, जब ये तीनों
बराबर हो और बाकी सारे जीरो, यानी रिमेनिंग जीरो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये टाउ एक्स टाउ वाई बाई टाउ जेड जेड कहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पर माइनस पी के इक्वल होंगे और बाकी रिमेनिंग जीरो होंगे। एंड द डायरेक्ट नॉर्मल stresses is positive when the force is tensile and negative when it is compressive. We will prove that stress is a tensile quantity of order 2. हम प्रूव करेंगे कि ये स्ट्रेस जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी ऑर्डर 2 की है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।